तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन ने अपनी एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक को यूज करके एक बच्चे को बचा लिया था, पर वो डॉक्टर, डीन और डायरेक्टर के सामने बो फैन का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। पर फूड पॉइजनिंग का केस बढ़ता जा रहा था। अब उस डॉक्टर को एक अमीर आदमी के बेटे का इलाज करना था, तो डॉक्टर बो फैन की नीडल से उसका इलाज करता है, पर उस बच्चे की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। तो वो अमीर आदमी डॉक्टर पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। साथ ही नर्स ने डीन और डायरेक्टर को बता दिया था कि पहले वाले बच्चे का इलाज डॉक्टर में नहीं बल्कि बो फैन में किया था, जिस पर वो बंदा डीन और डायरेक्टर से कहता है कि जल्दी कुछ करो, मेरे बेटे की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। तभी वहाँ बो फैन आता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बो फैन उस रूम में आ जाता है और बोलता है कि इस बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसके बाद दोस्त नर्स से कहता है कि जल्दी से डॉक्टर ने जिस मिरर को यूज किया है इसे डिइंफेक्ट कर दो। तो वो नर्स ऐसा ही करती है। तभी वो अमीर आदमी बो फैन के पास भागते हुए आता है और इससे कहता है कि तुम जो भी हो, मेरे बेटे की जान बचा लो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। पर बो फैन उससे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वो बच्चे को चेक करने लगता है। तभी नर्स उसे बोलती है कि नीडल को डीन तक कर दिया गया है। ये सुनकर अब बो फैन उन नीडल्स को उस बच्चे पर लगाता है। जहाँ बो फैन को ऐसा करते हुए देखकर सारे लोग हैरान थे। तभी धीरे धीरे उस बच्चे की हालत ठीक होने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो पैन उन नीडल्स को निकालता है तो वो बच्चा होश में आ जाता है। ये देखकर वो अमीर आदमी अपने बच्चे से बात करने लगता है और वो पैन से पूछने लगता है कि इस फूड पॉइजनिंग से मेरे बच्चे को आगे चलकर कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। जिस पर वो पैन बोलता है कि मैंने नीडल्स का यूज करके वो पॉइजन इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया है, इसलिए अब इसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर वो अमीर आदमी बो फैन से कहता है कि तुमने हमारी फैमिली पे बहुत बड़ा उपकार करा है, इसलिए तुम मेरी दोस्त बन जाओ। जिस पर बो फैन उससे कहता है कि आप तो इतने अमीर हो कि कोई भी आपका दोस्त बनना चाहेगा, तो आप मुझे अपना दोस्त क्यों बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो अमीर आदमी बोलता है कि मेरे पास काफी पैसा है, लेकिन अगर उसे खर्च करने के लिए कोई नहीं है तो उसका क्या फायदा। इसलिए तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और बदले में मैं तुम्हें आज की फीस के बदले एक रेस्टोरेंट गिफ्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने हाल ही में बनाया है, जिसके ट्रांसफर पेपर तुम्हें कल मिल जाएंगे। ये सुनकर वहां खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद वो अमीर आदमी अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके जाने के बाद डायरेक्टर बो खान से कहता है कि प्राइमरी स्कूल के काफी बच्चे इसी बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए प्लीज तुम उन्हें भी ठीक कर दो। तो बो खान इसके लिए मान जाता है और उन्हें भी ठीक कर देता है। आगे वो डायरेक्टर बो खान से कहता है कि तुमने आज हमारी बहुत मदद करी है। आज के एक्सीडेंट पर काफी लोगों की नजर थी, अगर कुछ गलत हो जाता तो काफी लोग मुसीबत में पड़ जाते, इसलिए तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके बाद बो फैन डायरेक्टर को अपनी मॉम का बिल दिखाता है। साथ ही वो उसे बताता है कि मेरी मदर को ब्रेन में दिक्कत थी, पर ये डॉक्टर उनकी हार्ट की ट्रीटमेंट कर रहा था। ये सुनकर डायरेक्टर और वो डीन गुस्से में डॉक्टर से कहता है कि तुम हमारे पीछे ये सब कर रहे हो। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वो दोनों बिना उसकी बात सुने उसे नौकरी से निकाल देते हैं। ये सुनकर वो डॉक्टर दूसरी चांस की भीख मांगने लगता है। तभी वो फैन डायरेक्टर और डीन से कहता है कि हमें इसे नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि इसने जो करा है वो इलीगल है, इसलिए हमें इसे पुलिस को दे देना चाहिए। ये सुनकर वो डॉक्टर भागने लगता है, लेकिन वो फैन उसे रोक लेता है। तो डॉक्टर कहता है कि प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं जेल चला गया तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसका वो फैन से कहता है कि क्या तुमने कभी किसी पर रहम खाया है जो मैं तुम पे रहम खाऊं। कितने ही लोगों ने अपने घर और जमीनें बेची होंगी तुम्हारा जूता बेच चुकाने के लिए, इसलिए हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर गए हैं, यही तुम पे बहुत बड़ा रहम है। आगे वो डायरेक्टर बू फैन से पूछता है कि तुमने चाइनीज मेडिसिन कहाँ से सीखी और तुम्हारा टीचर कौन था। जिससे बो फैन कहता है कि मैंने चाइनीज मेडिसिन में ही सीखी, बस मुझे एक एंशिएंट टीचर ने सिखाया है जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। ये सुनकर वो डायरेक्टर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा थी एंशिएंट स्किल्स इतनी महान हो सकती है। तभी डीन बो फैन से पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे हॉस्पिटल में काम करने में इंटरेस्ट है, हम तुम्हें इसके बदले काफी अच्छी सैलरी भी देंगे। ये सुनकर बो कैनन दोनों से कहता है कि मुझे फिलहाल अपनी मदर का ख्याल रखना है, इसलिए अभी मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। साथ ही वो उन दोनों से कहता है कि आज मैं जब उन बच्चों का पॉइजन निकाल रहा था तब मुझे शक हुआ कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि किसी का जानबूझकर किया हुआ काम है, और मुझे डाउट है कि आपके हॉस्पिटल में ही वो बंदा है। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है कि कहीं वो डॉक्टर में ही तो ऐसा नहीं किया। इस पर बो कैन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता।
क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे बच्चों की बॉडी से जहर निकालना भी आता। तभी बो फैंग की मॉम वहां आ जाती है तो बो फैन उन दोनों से कहते हैं कि आप इसका पता लगाए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अब बो फैन के वहां से जाने के बाद वो डायरेक्टर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। आगे हम एक मॉल के बाहर एक अमीर लड़के को देखते हैं जो काफी अच्छी तरीके से ड्रेसअप होकर आया था और ऐसा लग रहा था कि वो आज किसी को प्रपोज करने वाला है। इस तरफ हम बो फैन को देखते हैं जो किसी को कॉल दिला रहा था, लेकिन वो बंदा उसकी कॉल नहीं उठाता। उसी वक्त चूचू समीर लड़के से छुपते हुए वहां से जा रही थी, लेकिन वो अचानक से बो फैन से टकरा जाती है तो बो फैन उससे कहता है कि सुबह तुमने मुझे कार से ठोका था और अब मुझे धक्का दे रही हो, क्या तुमने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। अब बो फैन को वहां देखकर चूचू उसके पास आकर उससे कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जो अमीर सा लड़का दिख रहा है वो काफी समय से मेरे पीछे पड़ा है। मैं काफी समय से इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। जिससे वो फैन कहता है कि मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तभी वो अमीर सा लड़का चूचू को देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि मैं ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए लाया हूँ और मैं होप करूंगा कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए। इस पर चूचू उससे कहती है कि वैसे तो मेरा दिन अच्छा ही चल रहा है, पर अब तुम्हारी शक्ल देखकर खराब हो जाएगा। मेरा पीछे छोड़ दो, हम दोनों का रिश्ता इम्पॉसिबल है, ऊपर से मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। पर चूचू बो फैन को अपने वहां खींचकर बोलती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो आसपास वाले सारे लोग ये देखकर बोलते हैं कि ये तो एक लव ट्रायंगल है। तभी वो लड़का समझ जाता है कि चूचू झूठ बोल रही है, इसलिए वो चूचू से कहता है कि भले ही तुमने एक्टिंग के लिए एक बॉयफ्रेंड मिल गया है पर तुम्हें मेरे जैसा बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकता। तभी वो फैन उस लड़के से कहता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, अब तुम जो मर्जी कर लो। जिस पर वो लड़का कहता है कि क्या तुम चूचू के बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो, क्या तुम्हारे बैंक में $1,000,000 है और क्या तुम्हारी फैमिली के पास $1 बिलियन की कंपनी है जिसके तुम इकलौते वारिस हो। ये सुनकर आसपास सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि चूचू को इस लड़के के लिए हाँ कहना चाहिए। कभी वो लड़का बो फैंग से कहता है कि क्या तुम चूचू को ये पॉर्श गिफ्ट कर सकते हो और यूरोप से इसके लिए ये ब्लू रोज मंगवा सकते हो। ये सुनकर बो फैन उसके कहता है कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, तुम बस एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि चूचू कोई गोल्ड डिगर है जो इसे महंगी चीज दिखाकर सेक्ट करना चाहते हो। जिस पर चूचू हंसने लगती है तो वो लड़का कहता है कि तुम इस बू पैंग की बातों में मत आओ। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मैं उस दिन घबरा गया था और मुझे पता चला कि तुम्हारी कार भी इसमें डैमेज हो गई है, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए कार लेकर आया था। ये सुनकर आसपास खड़े लोग उस लड़के की तारीफ करने लगते हैं कि ये कितना अच्छा है। तभी वो लड़का उन लोगों को इशारा करता है क्योंकि वो उसी की इकट्ठा थी हुई भीड़ थी। अब वो लोग चूचू पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि तुम्हें इस लड़के को हाँ कह देना चाहिए। तभी वो लड़का अपने घुटनों पर बैठकर चूचू से कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सिवाय किसी और लड़की को नहीं देखूंगा, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर अब चूचू भी थोड़ी इमोशनल होने लगती है। तभी बो पैन हंसते हुए चूचू से कहता है कि इस बंदे को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, वरना ये तुम्हें देखने हॉस्पिटल में जरूर आता। ये सुनकर चूचू को गुस्सा आ जाता है और इस लड़के से कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अगर तुम मुझे कॉल करते परेशान नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं होता। तभी वो फैन अपनी स्पेशल आइज का यूज करके उस लड़के को चेक करता है, जिसके बाद उसे एक रुमाल दिखता है तो वो फैन उससे मिताल तक कहते हैं कि ये देखो ये बार डांसर का रुमाल है जिस पर लिपस्टिक का भी निशान है। जिस पर वह लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता ये मेरे जेब में कैसे आया, पर चूचू उसकी बात नहीं मान रही थी तो वो लड़का कहता है कि प्लीज मेरी बातों को गलत मत समझना, मेरा ये सूट मेरे दोस्त ने उधार लिया था तो हो सकता है उसी गर्लफ्रेंड का ही ये रुमाल हो। तभी वो फैन जैसे उस लड़की की पैंट सेट करता है जहां उसे कुछ गोलियां मिलती है, जिसे निकाल कर वो फैन कहता है कि लगता है सभी लोग तुम्हारे कोट बोरो करते हैं या तो फिर तुम बुरे हो गए हो, क्योंकि ऐसी स्ट्रेंथ की गोलियां बुरे लोगों को ही जरूरत पड़ती है। अब चूचू ऐसी गोलियों को देकर उस बॉटल को उस लड़के के मुंह पर मारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो पैन से कहता है कि ये कब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब वो पैन पर अटैक करता है पर वो पैन उसे लात मारकर उसकी गाड़ी की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो चूचू के साथ वहां से जाने लगता है जहाँ चूचू उससे कहती है कि तुमने तो सच में कमाल कर दिया, पर तुम्हें पता कैसे चला कि उस लड़के के जेब में ये सब है, क्या तुम लोगों के कपड़े के अंदर देख सकते हो।
तभी जूजू शर्माते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे भी बिना कपड़ों के देख सकते हो। लेकिन वो फैन बात घुमाने के लिए कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बॉडी में थोड़ा भी चेंज होता है तो मुझे फौरन पता चल जाता है। तो जूजू भी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो फैन वहां से जाने लगता है। जिसे जाते हुए देखकर जूजू उससे कहती है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। आगे वो फैन एक हर्ब्स की शॉप पर आ जाता है और केमिस्ट को कुछ मेडिसिन की लिस्ट देता है और उसे वो निकालने को कहता है। तो इतनी लंबी लिस्ट देखकर वो केमिस्ट सारी चीजें जल्दी से निकाल कर जल्दी से पैक कर देता है और वो फैन से कहता है कि इन सबका टोटल हुआ 2,63,000। लेकिन वो फैन उस केमिस्ट से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि ये इतनी एक्सपेंसिव होगी, मैं तो इतने पैसे लाया भी नहीं। ये सुनकर वो केमिस्ट कहता है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मेडिसिन कितने की होगी? मेरी मेहनत तो खराब मत करो, कम से कम आधी मेडिसिन तो खरीद लो। ये सुनकर वो फैन केमिस्ट से कहता है कि मुझे मेडिसिन तो पूरी ही चाहिए, आधी मेडिसिन में जो मैं बनाना चाहता हूँ वो नहीं बनेगा। इस तरह वो केमिस्ट कहता है कि क्यों ना तुम एक्सपायरी डेट के पास वाली मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन काफी सस्ती होती है। ये सुनकर वो पैनल से कहता है कि मैं एक्सपायरी डेट के पास वाली मेडिसिन नहीं ले सकता क्योंकि मुझे ये मेडिसिन काफी लंबे समय तक यूज करनी है। ये सुनकर उस केमिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हें मेडिसिन देनी ही नहीं चाहिए थी, तुम सच में एक भिखारी हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।